गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीए शुभम जैन। तो आज आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स का लेन देन करते हैं, उन सब के लिए एक है न्यूज। नाउ वो न्यूज़ आपको डिसाइड करना है अच्छी है या बुरी, बट मैं आज के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यूज़ और उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। नाउ न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सेबी जो है अपना सेटलमेंट टाइम रिड्यूस करने पे वापस से विचार कर रहा है और ये सेटलमेंट टाइम होपफुली वो रिड्यूस कर देगा और इसे रिड्यूस करके वो ले आएगा टी यानी कि सेम डे पे आपका सेटलमेंट। सेम डे सेटलमेंट। नाउ सेम डे सेटलमेंट का मतलब क्या है? अभी तक आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट में जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि एक तरफ आपके होते हैं शेयर्स और एक तरफ आपका होता है मनी, तो ये दोनों आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में T+1 यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे का टाइम लगता था। यानी कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया उसके नेक्स्ट डे आपके मनी आपके अकाउंट में आती थी। ठीक है, मनी आपके अकाउंट में आती थी मतलब आपके लिए अवेलेबल हो जाती थी कि अब आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, ये शेयर्स भी आपको नेक्स्ट डे ही मिलते थे अगर आप परचेज कर रहे हो तो, और वो नेक्स्ट डे ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते थे। फर्स्ट डे आपके अकाउंट में दिख जाते थे बट अल्टीमेटली सेटलमेंट उनका नेक्स्ट डे ही होता था। आप उन्हें ठीक है, तो ये हो गया बात की पहले क्या होता था। अब बात समझते हैं कि सेबी के अंदर यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से सेटलमेंट प्रोसेस वर्क करती है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम समझेंगे इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो देखिए, सेटलमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करती है, कैसे एक शेयर्स का बाई और सेल ट्रांजेक्शन वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है या कोई शेयर्स खरीदना होता है, तो आप मार्केट में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे एक शेयर खरीदना है। जस्ट लाइक कि आप कोई फल फ्रूट खरीदने जा रहे हो या आप कोई सब्जी मंडी गए हो कि मुझे सब्जी चाहिए और आपको सब्जी मिल जाएगी। नो, इसके लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट ज़रूर हो। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है, जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है और नींव है, वो है कि आपका किसी ब्रोकर के पास अकाउंट हो। यह ब्रोकर के पास अकाउंट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर आपके शेयर्स और पैसे रखे हुए होते हैं और उनके बीच में ट्रेडिंग चलती रहती है। और तीसरा होता है कि आपके पास पैन कार्ड हो। नाउ सर, पैन कार्ड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, पैन कार्ड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है, जो पहले आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है हम यूज करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यूज इसका है, ये आपकी एक तरीके की की है। सर ये किस तरीके की की है? ये आपके एक तिजोरी की है, जिस तिजोरी में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये इसका एक और यूज है पैन कार्ड का। सर मुझे समझ नहीं आया कि एक की है जो किसकी, एक तिजोरी की जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। सर मैं समझा नहीं। तो देखिए, जितने भी शेयर्स होते हैं पहले आपको सर्टिफिकेट के रूप में कागजी फॉर्म में दिए जाते थे, बट अब क्या होता है, जब से इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आया है तब से इन्हें आपको पता है ई फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। आपके पास फिजिकली शेयर्स डिलीवर नहीं होते हैं। अब जो ये ई फॉर्म है, ये कहीं तो रखे जाएंगे। जैसे आपका पैसा भी बैंक अकाउंट में रखा जाता है, तो क्या बैंक अकाउंट में आपका पैसा एक तिजोरी में निकाल के तो नहीं रखा जाता? ऐसे ही शेयर्स भी कोई सर्टिफिकेट आपकी तिजोरी में तो नहीं रखे जाएंगे, बट वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स है, वो कोई ना कोई अथॉरिटी तो अपने पास संभाल के रखेगी और उन्हें निगरानी रखेगी कि ये शेयर्स किसके नाम पे हैं और इनका ओनर कौन है। वो अथॉरिटी अपने इंडिया में है 2। कौन कौन सी? सबसे पहली है CDSL, आई होप आपने नाम सुना होगा, और NSDL। तो NSDL और CDSL के पास जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसे वो आपको एक नंबर देती है। उस अकाउंट नंबर को ही बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। सो दिस इज द परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन। और ये क्या होता है, आपके उस तिजोरी का एड्रेस समझ लो, उस तिजोरी की चाबी समझ लो, जो आपको समझना है आप समझ सकते हो। अब आप अपन आते हैं, आपने सीख लिया कि हमें बैंक अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए एक ब्रोकर के पास, और हमें CDSL NSDL का एक पेन चाहिए। यह होने के बाद हमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है कि हम इसको कैसे जो है किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, शेयर्स का लेन देन कैसे किया जाता है। सबसे पहले शेयर्स का लेन देन करने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट से, मान लीजिए ये बैंक अकाउंट है और आपको 100 रुपये के 100 शेयर्स खरीदने हैं।
लेट्स सपोज अभी ये एग्जांपल अपन रखते हैं, कोई चार्जेस कोई चीज़ें हम अभी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, टू पुट इट सिंपली। अब बैंक अकाउंट से आपको ब्रोकर अकाउंट में जो भी पैसे के आपको शेयर खरीदने हैं वहाँ पे पैसे भेजने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको 100 इंटू 100 रुपये यानी कि 10,000 रुपये, सॉरी, अगर आपको 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको 10,000 रुपये ब्रोकर अकाउंट में सेंड करने पड़ेंगे। ये जब आप सेंड करते हो तो प्रेजेंटली इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपने सेंड किए, ब्रोकर अकाउंट में वो पैसा अवेलेबल हो जाता है, सेम डे यूज़ कर सकते हो। वो पैसा आपका है, आप उसे यूज़ करो और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसे मान लीजिए कि सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। ये हो गया, तो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। अब ब्रोकर अकाउंट में आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास क्या है, पैसा है। अब आपको खरीदने हैं शेयर्स। नाउ शेयर्स कैसे होंगे, तो ब्रोकर अकाउंट में आपको दिखेंगे कई सारे शेयर्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक्स कंपनी के शेयर्स खरीदने थे। एक्स कंपनी के शेयर्स आपने कहा कि यार 100 रुपये में मुझे मिलने चाहिए, उसकी प्राइस भी लगभग इतनी चल रही थी। आपने मार्केट में यानी कि ब्रोकर अकाउंट में वहाँ पे डाला कि मुझे 100 रुपये के 100 शेयर्स खरीदने हैं। आपने ऑर्डर डाल दिया। अगर किसी सामने वाली पार्टी को भी यही शेयर्स 100 रुपये के बेचने होंगे, ठीक है, हो सकता है 80 बेचने हो सकता है 20 बेचने हो, कितने भी हो, बट अगर दो पार्टियाँ मिल करके कैसे भी करके अगर 100 रुपये की किसी को शेयर्स बेचने होंगे तो वो शेयर्स उसके बिक जाएंगे और आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये आ गए आपके अकाउंट में शेयर्स, और ये जो पैसा था ये पैसा आपका चला गया इस वाली पार्टी के पास। लेकिन अब आप समझिए इस बात को कि ये जो मिलान है कि किस पार्टी से आपके पास पैसे, किस पार्टी से आपके पास शेयर्स आए, किस पार्टी को आपको पैसा देना है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये आप इसे समझिए, क्योंकि एक तरफ उसके पास तो शेयर्स नहीं है, अकाउंट में पैसा आपके पास है, उसके पास शेयर्स उसके पास नहीं है। वो मैंने आपको बताया था, वो शेयर्स कहाँ रखे हुए हैं, CDSL और NSDL, इनके पास शेयर्स रखे हुए। तो इनसे शेयर्स लेना, आपके अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा कराना, ये सारी एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में हो सकता है सेकंड्स का टाइम ही लगता हो, बट उस प्रोसेस में टाइम जो है वो लगेगा। अब ये टाइम जो लगता है तो आप कहोगे कि सर जब सेकंड्स का टाइम लगता है तो फिर मेरा ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आप अकेले तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अकेले तो वहाँ पे शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक दिन में करोड़ों ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट में होते हैं। अब ऐसे में सबके बिल्कुल सही तरीके से कर पाना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। तो इसीलिए ये काम करता है कौन, ये काम करते हैं क्लियरिंग हाउस। बैकएंड में काम करने वाले ये लोग ये क्या करते हैं, ये पूरा हिसाब इसी तरीके से मिलाते हैं और देखते हैं कि किस अकाउंट से पैसे काटने हैं, किस अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, किस अकाउंट में शेयर जमा कराने हैं, किस अकाउंट से शेयर काटने हैं। तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, उस अकाउंट में जमा कराते हैं, उस अकाउंट से शेयर निकालते हैं। ये सारा काम ये क्लियरिंग हाउस करते हैं। अथोराइजेशन आपने पहले दे दिया था क्योंकि आपने वहाँ पे सेल का और बाय का ऑप्शन क्लिक कर दिया था। अब ये तो बात हो गई, और ये जो टाइम लेते हैं उसे उसमें लेते हैं 1 डे। अब जो सेबी करना चाहता है वो यही है कि इस 1 डे को वो ख़त्म करके इसे करना चाहता है कि ये सेम डे या विदिन 1 आवर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं तो आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाए, और आपके अकाउंट और जिसने शेयर्स बेचे हैं उसके अकाउंट में पैसे सेम डे यूज़ के लिए आ जाए। अब आप कहोगे कि सर मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है, वो ये है कि जब भी सर मैं शेयर्स बेचता हूँ, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी मैं शेयर्स बेचता हूँ तो मैंने देखा है कि मैं मान लीजिए कि 10,000 के शेयर्स बेचता हूँ, ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ मुझे मिलेंगे, ठीक है, और आपने कहा कि ये मुझे T+1 में मिलेंगे, यानी मुझे एक दिन का वेट करना पड़ेगा। बट मैंने कई बार ऐसा किया है कि मैं 10,000 के शेयर्स बेच के इसमें से इन पैसों में से लगभग 8 या शायद इतना कुछ अमाउंट का शेयर्स जो है वो मैं परचेज वापस से कर सकता हूँ किसी और कंपनी का, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये 10,000 मेरे अकाउंट में आ गए, मेरे अकाउंट में शो करने लग जाते हैं उसी सेम टाइम पे। तो देखिए एक तरीके से ब्रोकर आपको पैसे देता नहीं है, या एक बात समझिए, ये पैसे जो आपके अकाउंट में हैं ये आपके पैसे नहीं है। ये ब्रोकर एक फैसिलिटी होती है, मार्जिन फैसिलिटी, यानी कि वो क्या करता है, लेट सपोज आपने 10,000 के शेयर्स बेचे हैं तो यानी कि 10,000 आने वाले हैं। अब वो क्या करता है, उस 10,000 में से आपको केवल 8 या 9,000 के शेयर्स ही वापस से खरीदने की अनुमति देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कुछ रिस्क है जो कि क्लियरिंग में पता चलेगा। तो इसीलिए वो पूरे के पूरे शेयर्स खरीदने की अनुमति नहीं देता है। वो एक तरीके से अपनी रिस्क पे आपको दे रहा है, अलाउ कर रहा है, सो दैट कि आप उनके अकाउंट का
जो है यूज़ कर सको और शेयर्स वगैरह बाय कर सको। क्योंकि लेट सपोज आपको वापस से परचेज भी करना था, अगर वो टाइम दे देगा तो हो सकता है आप ना करो, कल कुछ और हो जाए। तो इसीलिए वो एक फैसिलिटी देता है जो कि ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मार्जिन पे और किस तरीके से करता है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो गई। इसीलिए ये मत समझिएगा कि वो 10,000 आपके हो जाते हैं, वो बस आपके अकाउंट में शो कर रहे हैं, आपके पास अभी आए नहीं है। हाँ, नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे, अगर आपको लगता है कि ये आ गए हैं, तो कभी भी जिस दिन आपने शेयर सेल किए उसी दिन वो पूरे पैसे निकलवाने की कोशिश करना, आपको वो पैसे नहीं निकाल पाओगे। वो आप नेक्स्ट डे ही निकला सकते हो बैंक अकाउंट में। अभी तक तो ये प्रोसेस है। सर इसकी हिस्ट्री भी आप सोच रहे थे बताने का, तो सर इसकी हिस्ट्री क्या है? तो देखिए, जब तक ऑनलाइन ज़माना नहीं आया था, जब तक कंप्यूटर्स नहीं आए थे, तब तक क्या होता था, आपने वेब सीरीज़ एक देखी थी, क्या नाम था, स्कैम 1992। उसमें आपको पता है कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा होता था और चिल्लाता था 100 रुपये के 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। लेट्स सपोज हम रिलायंस का ले लेते हैं। अभी रिलायंस का लगभग भाव 2,500 रुपये के आसपास चल रहा होगा, मुझे भी पता नहीं। तो मान लीजिए कि वो बंदा चिल्ला रहा है कि रिलायंस RIL 2,500, RIL 2,500, RIL 2,500, है ना, ऐसे वो चिल्लाएगा। और एक बंदा जो जिसे बेचना है वो भी इस तरीके से चिल्लाता था, दोनों मैच हो जाते थे, तो दोनों आपस में सौदा कर लेते थे। किसके नाम पे? ब्रोकर के नाम पे। ये इसके, सॉरी ब्रोकर नहीं, ये इसके जो इन्वेस्टर था जिसे खरीदना है वो उसके नाम पे ये सौदा करता था और ये अपने इन्वेस्टर के नाम पे सौदा कर लेता था। और इसे कम से कम बहुत टाइम लग जाता था सेटलमेंट के अंदर, क्योंकि पूरा मैनुअल प्रोसेस था। ये बंदा मिलाएगा, इस बंदे से जाएंगे, ये शेयर सर्टिफिकेट यहाँ इशू होंगे, ये इसको देगा, यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ पैसे जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस। जब ऑनलाइन और कंप्यूटर का ज़माना आया सन 2000 के अंदर, तो ये प्रोसेस ऑनलाइन होने लगी। ऑनलाइन होते ही ये जो टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो गया। उस समय ये लाने लगे T+7, फिर धीरे धीरे उन्होंने और तरक्की की, 2G है, 3G पे आए, सब कुछ हुआ। T+5 डे आए, फिर T+3 डेज आए, और एक साल पहले हम T+2 पे चल रहे थे। इस साल जनवरी में हमने क्या किया, और थोड़ा सा आगे बढ़े और T+1 डे पे ले आए। अब से भी और थोड़ा महत्वाकांक्षी हो रहा है और वो चाहता है कि इसे हम टी पे ही सेटलमेंट करके कंप्लीट कर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ पता चली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।